गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का अंत। पिछले दो वीडियो में हमने शीत युद्ध का अर्थ, उसकी उत्पत्ति के कारण और शीत युद्ध से विश्व राजनीति पर पड़े प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया। आज हम इस लेक्चर में इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, ऐसे कौन सी वार्ताएं, समझौते और संवाद दोनों महाशक्तियों के बीच में हुए जिसने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से 1990 के बीच की जो जो इनके संबंध हैं, उन संबंधों को यदि हम एक शब्द में प्रकट करना चाहें तो वो शब्द है शीत युद्ध। और इस 45 साल के कालखंड को हम चार अलग अलग युगों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शीत युद्ध 1946 से 1962। दूसरा युग दीतांत का 1963 से 1989। तीसरा कालखंड दूसरा शीत युद्ध 1989 से 1984। और चौथा कालखंड ले सकते हैं हम इसमें शीत युद्ध का अंत 1985 से 1991। इस तरह हम अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को, इस शीत युद्ध को हम इन चार कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। दोनों ही महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ 1962 में क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट के भयावह अनुभव से इस बात को महसूस करने पर मजबूर हुई कि आपसी सद्भाव और सहयोग में वृद्धि आवश्यक है। जैसे ही इस बात को दोनों महाशक्तियों ने समझा कि आपसी सद्भाव, मित्रता, संवाद, एक दूसरे का सहयोग हमें करना होगा, तो इस स्थिति को हम दितांत या तनाव शैथिल्य कहते हैं। दोनों महाशक्तियों के सुधरे हुए और उदार संबंधों के इस चरण में अमेरिका और सोवियत संघ की 3 शिखर बैठकें होती हैं और दोनों महाशक्तियां उनके बीच उन समझौतों पर या उन संधियों पर सहमत होती हैं। उनमें पहली संधि है 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी। दूसरी संधि 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम एनपीटी कहते हैं। उसके बाद साल्ट प्रथम और साल्ट सेकंड, जो 1972 और 1979 में हुआ था, साल्ट SALT स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी। तो इन 3 संधियों के से ऐसा लगने लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव शिथिल हो गया है। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ जो उग्र दुष्प्रचार करती थीं, उसमें कमी आ गई है और दोनों एक दूसरे से सहयोग करेंगी। इसी स्थिति को दितांत कहा गया है। 1978 के उत्तरार्ध में ये प्रक्रिया उलटने लगी और जल्दी ही इसने दूसरे शीत युद्ध का रूप ग्रहण कर लिया। 1989 में 1979 में सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अपने सैनिक खर्च में 3% की वृद्धि कर देते हैं। और इस 3% की वृद्धि हो जाने के साथ साथ अमेरिकन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ये कह देते हैं कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य अफ्रीका में सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी स्थिति में सोवियत संघ की सेना अफ़गानिस्तान में घुस जाती है। जिमी कार्टर जो हैं वो सोवियत संघ को चेतावनी देते हैं कि वो तुरंत अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएं, परंतु सोवियत संघ अमेरिका की चेतावनी की उपेक्षा करता रहता है। उसका परिणाम ये होता है कि साल्ट 2 जो 1979 में जिमी कार्टर ने साइन भी कर दिए थे, उन्होंने सीनेट को कह कर के इस साल्ट 2 को रोकने के लिए सीनेटर्स से निवेदन किया। तो ये अब वापस कह सकते हैं हम लोग शीत युद्ध का नया शीत युद्ध शुरू हो गया
दोनों महाशक्तियों के बीच में। इधर 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और वो अफगानिस्तान में सोवियत संघ की कार्रवाई का घोर विरोध करते हैं। 1981 का वर्ष समाप्त होते होते महाशक्तियां और उसके सहयोगी देशों से सोवियत संघ का टकराव लगभग लगभग निश्चित सा दिखने लगता है और इन्हीं राजनीतिक और रणनीतियों के बीच में रोनाल्ड रीगन स्टार वॉर्स की घोषणा करते हैं और स्टार वॉर्स की योजना से सोवियत संघ बहुत भयभीत हो जाता है और वो अपने सैनिक खर्चों में बेतहाशा वृद्धि करता है और दोनों महाशक्तियां यूरोप में अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ाती जाती है। दोनों महाशक्तियों का सैनिक खर्च जो सैन्य उत्पादन और तकनीकी पर परीक्षण और अनुसंधान पर बजट बढ़ता चला जाता है। ये स्थिति हम कह सकते हैं कि ये दूसरा जो ये नया शीत युद्ध था, दूसरा शीत युद्ध था जो 1979 से 1984 तक चलता है। इसके बाद 1985 में पुनः दोनों महाशक्तियां धीरे धीरे इस बात पर सहमत होने लगती हैं कि उन्हें आपसी संवाद करना है, सह अस्तित्व बनाए रखना है। उसी क्रम में कुछ प्रमुख समझौते और घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से शीत युद्ध समाप्त होता है। तो ये जो चौथा कालखंड हम ले रहे हैं शीत युद्ध का अंत 1985 से 1991 में। तो 1985 में जो पहली जो संधि कह सकते हैं, वार्ता कह सकते हैं, समझौता है, वो है जिनेवा वार्ता, जिसमें अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव मिलते हैं। उनके बीच में 2 दिन तक गोपनीय बातचीत होती है और वो दोनों कुछ बात पर सहमत होते हैं कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। दूसरा, हथियारों की होड़ पर काबू पाने के लिए दोनों पक्षों को अपने परमाणु जखीरे में 50% की कमी करनी चाहिए। तीसरी बात, 1968 की एनपीटी संधि की पुष्टि करनी चाहिए और अधिकाधिक देशों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो चौथा, रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी दोनों महाशक्तियां सहमत होती हैं। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण वार्ता है वो रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता 1986 में 11 से 12 अक्टूबर को आइसलैंड रिकजाविक में होती है, जहां रीगन और गोर्बाचोव बात करते हैं, परंतु रोनाल्ड रीगन स्टार वार्स योजना से पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं, अतः ये योजना या ये वार्ता विफल हो जाती है। इसके बाद 1987 सितंबर में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को सैन्य जानकारी देने के लिए सहमत होते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण जो संधि है वो 1987 में आईएनएफ पर अमेरिका और सोवियत संघ हस्ताक्षर करते हैं। ये एक ऐतिहासिक संधि है जिस पे दोनों देश मध्यम और कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने पर सहमत होते हैं और संधि से लगभग 1139 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने की बात तय होती है। इसके बाद 1 जून 1988 को रीगन और गोर्बाचोव के बीच पुनः वार्ता के 4 दौर होते हैं। दोनों ही महाशक्तियां अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण पर एक दूसरे को सूचना देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद का चरण है पश्चिमी जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा। 24 से 27 अक्टूबर 1988 को पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल मॉस्को की यात्रा पर जाते हैं। इस यात्रा से यह प्रकट होता है कि पश्चिम यूरोप के देश सोवियत संघ तथा व्यक्तिशः गोर्बाचोव से अपना संबंध स्थापित करने को एक प्रकार की गौरव की भावना से देखने लगे हैं। इसी यात्रा के दौरान पश्चिम जर्मनी और सोवियत संघ की सरकारों के मध्य 6 समझौते होते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचोव की घोषणा 8 दिसंबर 1988 को गोर्बाचोव घोषणा करते हैं कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में काफ़ी कटौती कर देगा। यह घोषणा सोवियत संघ की नीति में आ रहे जबरदस्त परिवर्तन का संकेत था। इसके बाद
2 से 3 दिसंबर 1989 को अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ राष्ट्रपति गोर्बाचोव के बीच में भूमध्य सागर में युद्ध पोतों पर शिखर वार्ता होती है। राष्ट्रपति बुश गोर्बाचोव को अमेरिका आने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद सोवियत संघ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच समझौता होता है, ईईसी। दिसंबर 1989 में सोवियत विदेश मंत्री शिवरनाथ से ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर गए और राजदूतों की परिषद से भेंट की। उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक 10 वर्ष की समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए समझौते के तहत सोवियत संघ व समुदाय के देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं में व्यापार बढ़ाने पर सहमति हो गई। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। शीत युद्ध का कलुषित प्रतीक था ये बर्लिन की दीवार, और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली ये दीवार ध्वस्त कर दी जाती है। पूर्वी जर्मनी से लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी आ जा सकते हैं। इस घटना का सोवियत संघ कोई प्रतिरोध नहीं करता। इसके बाद जर्मनी का आर्थिक एकीकरण होता है 1 जुलाई 1990 को। हेलमुट कोhl और गोर्बाचोव के बीच में बातचीत होती है और जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, आर्थिक एकीकरण हो जाता है। और गोर्बाचोव ये कहते हैं कि सोवियत संघ जर्मनी से निकट संबंध चाहता है और ये जर्मनी की इच्छा पर है कि वह नाटो या वार्सा पैक्ट में शामिल हो। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया, जिसके साथ ही यूरोप से शीत युद्ध की गंदगी साफ हो गई। इसके बाद नाटो द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा, जो अमेरिका का सैनिक संगठन था 1949 में बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, 5 से 6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बुश ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि नाटो व वार्सा पैक्ट दोनों के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ की आशंकाओं को दूर करने के लिए नाटो घोषणा में कहा गया कि जर्मनी से सैनिकों की तादाद कम कर दी जाएगी। जैसे जैसे सोवियत संघ पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाएगा, नाटो भी पश्चिमी जर्मनी से परमाणु प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा। इसके बाद 8 से 9 सितंबर 1990 को हेलसिंकी में राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचोव के बीच बातचीत होती और दोनों नेताओं ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और कहा कि वे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करते हैं। इसके बाद 9 नवंबर 1990 को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में एक मैत्री संधि होती है। अनाक्रमण और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। सोवियत संघ की ओर से गोर्बाचोव और जर्मनी की ओर से हेलमुट कोhl इस पर हस्ताक्षर करते हैं और इस बात को घोषित करते हैं कि दोनों अपनी मित्रता को बढ़ावा देंगे और किसी भी विवाद का हल शांति से और बातचीत से करेंगे। इसके बाद वार्सा और नाटो में ऐतिहासिक संधि होती है। 19 नवंबर 1990 को नाटो और वार्सा दो देशों के उप सेना अध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, लेकिन परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रत्येक के लिए नियत कर दी गई। संधि में व्यापक जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई ताकि कोई भी पक्ष उसका उल्लंघन न कर सके। इसके बाद 9 मई 1955 को बनाया गया वार्सा पैक्ट, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया था, और इस को 1 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया गया। ये सोवियत संघ का सैनिक संगठन था जिसमें सोवियत संघ के समर्थक देशों की सेनाओं की टुकड़ियां शामिल थी और नाटो के खिलाफ एक बड़ा सैनिक संगठन था। इसके बाद मास्को शिखर सम्मेलन और स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर 1991, 31 जुलाई 91 को मास्को में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक संधि स्टार्ट पर हस्ताक्षर होते हैं। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत होती है।
इसके बाद युद्ध निषेध के बारे में कोरियाई समझौता 1950 में कोरिया युद्ध शीत युद्ध की चरम सीमा थी। कोरिया समस्या के दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया था, किंतु 12 दिसंबर 91 को 45 वर्ष पुराने प्रतिद्वंदी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया ने सुलह, सफाई, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और कोरियाई युद्ध की पूर्ण समाप्ति के बारे में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है नाटो शस्त्र भंडारों में 80% कटौती। अक्टूबर 91 में नाटो सदस्य देश यूरोप में अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 80% की कटौती करने के बारे में सहमत हो गए। नाटो के 42 वर्षों के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी हथियार कटौती थी। अफगान समझौता। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 से दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने 1 जनवरी 92 से इस देश को सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी। पहली बार किसी साम्यवादी शक्ति ने किसी दूसरे देश में पांव जमाने के बाद वहां से पांव हटाए। ज्ञातव्य है कि 12 सितंबर 91 को मॉस्को में सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आशय का समझौता हुआ था। किम जोंग की प्योंगयांग यात्रा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम दे जंग उन 180 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर 13 जून 2000 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे, तो इस ध्रुव पूर्वी प्रायद्वीप से भी शीत युद्ध के अवशेष जीवाणु नष्ट होते नजर आए। इस प्रकार की ये जो वार्ताएं, विभिन्न समझौते और संधियां हैं, जिन्होंने शीत युद्ध को धीरे धीरे समाप्ति की स्थिति में लेकर के आए और 91 तक आते आते ये पूरा शीत युद्ध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब इस अगले वीडियो लेक्चर में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे रहे जिसकी वजह से 1985 के बाद दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध को समाप्त करने की ओर प्रवृत्त होती हैं। थैंक यू।